क्या आपने इसे पाया है? काम पर अपनी आवाज खोजना, चाहे आप कर्मचारी हों या नेता, आसान नहीं होता। और अगर आपने खोज भी ली है, तो यह गारंटी नहीं कि आप इसका लगातार उपयोग कर पाएंगे। डेथ हैबिट में लेखक आपको धीरे से अपनी आवाज खोजने के लिए प्रेरित करता है। वे बताते हैं कि कैसे इसे खोजें और दूसरों को भी अपनी आवाज खोजने के लिए प्रेरित करें। इन अध्यायों में आप सीखेंगे कि कैसे 4 बुद्धिमत्ताओं को विकसित करें जो आपकी आवाज खोजने में मदद करेंगी। चुनाव की स्वतंत्रता आपकी सच्ची क्षमता और आपसी विश्वास बनाने की कुंजी को उजागर करती है। अध्याय 1, 8वीं आदत, आज के सूचना ज्ञान कर्मचारी युग में महानता का मार्ग खोजने के बारे में है। क्या कभी लगता है कि आप कोई बड़ा फर्क नहीं डालते या आपका काम वाकई मायने नहीं रखता? कई लोग ऐसा महसूस करते हैं, पर क्यों? दरअसल, कई संगठन आधुनिक दुनिया के लगातार बदलावों के साथ कदम नहीं मिला पाते। और यही मूल समस्या है। हम अब सूचना ज्ञान कर्मचारी युग में हैं, जो औद्योगिक युग का उत्तराधिकारी है। कई संगठनों को इस नए युग की कार्य पद्धतियों को अपनाना मुश्किल लगता है। वे अभी भी पुराने ढंग से चलते हैं। यह नियंत्रण आज के युग में कारगर नहीं है, जो कर्मचारियों की क्षमता को निखारने पर केंद्रित है। आज के आईटी उद्योग में गुणवत्ता के महत्व पर विचार करें। एक उत्कृष्ट प्रोग्रामर औसत प्रोग्रामर से 1000 गुना अधिक उत्पादक होता है। औद्योगिक युग में उत्पादकता के व्यक्तिगत स्तरों में ऐसी असमानताएं असंभव थीं। इसलिए नियंत्रणकारी टॉप डाउन दृष्टिकोण को समाप्त करना जरूरी है, क्योंकि यह कर्मचारियों की क्षमता को सीमित करता है। हमें आज के व्यवसायों से अपेक्षित गुणवत्ता का उत्पादन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण, कर्मचारियों को अपनी आवाज खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हर कोई अपने काम में महान बनना चाहता है, पर केवल वे जो अपनी आवाज पाते और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, सच्ची सफलता पा सकते हैं। इस आंतरिक आवाज को खोजना 8वीं आदत कहलाता है। तो आप ऐसा कैसे करते हैं? यह कर्मचारियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार से शुरू होता है, ताकि वे अपने फैसले ले सकें, रचनात्मक बन सकें और काम में महत्वपूर्ण महसूस कर सकें। हर किसी को अपनी आवाज खोजनी चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अध्याय 2, आप जन्म से मिले उपहारों का उपयोग करके अपनी आवाज पा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपका सबसे बड़ा उपहार चुनाव की आज़ादी है? हम में से हर एक इस आज़ादी और बुद्धि के वरदान के साथ पैदा होता है। इन उपहारों का मेल हमें अपनी आवाज खोजने के लिए तैयार करता है। चुनने की आज़ादी अनमोल है। हम सब कुछ नहीं बदल सकते, पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर चुन सकते हैं। इसका सही इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आज़ादी का सिद्धांत आपके जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। अगर बॉस आपका अपमान करे, तो कुछ करें। भूल जाना आसान है, पर आप अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। तो क्यों न सीधे अपने बॉस से बात करें। अब बुद्धि के उपहारों पर नजर डालते हैं। 4 तरह की बुद्धि होती है, जिन्हें हम बेहतर बना सकते हैं। अपनी बुद्धि पर काम करके आप अपनी ताकत और आवाज पाएंगे। शारीरिक बुद्धि हमारे शरीर को बिना सोचे समझे काम करने और नियंत्रित रहने की अनुमति देती है। इसका एक उदाहरण हमारी दिल की धड़कन है। मानसिक बुद्धि हमें अमूर्त रूप से सोचने और चीजों, लोगों और परिस्थितियों का विश्लेषण करने की क्षमता देती है। भावनात्मक बुद्धि हमें सहानुभूति रखने में सक्षम बनाती है, ताकि हम दूसरों से प्रभावी और मित्रवत ढंग से जुड़ सकें। आध्यात्मिक बुद्धि पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन यह बहुत मूल्यवान है। वास्तव में यह अन्य बुद्धि के रूपों का आधार है। यह हमारे नैतिक कंपास का सच्चा उत्तर है, जो हमें जीवन में अर्थ खोजने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 3, नेतृत्व करना, दूसरों को प्रेरित करना और उन्हें अपनी आवाज खोजने में मदद करना है। अपने संगठन के नेताओं और प्रबंधकों के बारे में सोचें। क्या वे प्रभावी हैं? क्या आप खुद एक अच्छे नेता हैं? हर संगठन में नेता होते हैं, पर कुछ दूसरों से कहीं बेहतर होते हैं। आखिर क्या है जो किसी को एक अच्छा नेता बनाता है? एक अच्छा नेता एक नहीं, बल्कि 4 नेतृत्व भूमिकाएं निभा सकता है। अगर आप कर्मचारियों की आवाज और क्षमता को उभारना चाहते हैं, तो उन्हें नियंत्रित नहीं, नेतृत्व करना होगा। यह किसी भी नेता के उद्देश्य का मूल है। नीचे दी गई 4 भूमिकाएं आपको सही दिशा में ले जाएंगी। पहले, कर्मचारियों के लिए एक दृष्टि और रणनीति तैयार करें। दूसरा, अनुशासित तरीके से अपने विचारों को लागू करके उदाहरण बने। तीसरा, अपने काम के प्रति जुनूनी रहें, ताकि आपका उत्साह संगठन की संस्कृति बने। अंत में, संगठन की आंतरिक संरचनाओं का प्रबंधन और रखरखाव करें। अब आप नेतृत्व के पथ पर हैं, पर महान नेता बनने के लिए
अपनी 4 बुद्धियों का उपयोग करें। हम अपनी बुद्धि का उपयोग व्यक्तिगत महानता हासिल करने के लिए करते हैं। एक नेता को अपनी कंपनी पर वही दृष्टिकोण लागू करना चाहिए जो कई आम समस्याओं को दूर करेगा। कंपनी के अंगों के रूप में 4 बुद्धियों के बारे में सोचें। यदि एक भी गायब या उपेक्षित है तो यह पूरी संरचना को कमजोर कर देगा। एक ऐसी कंपनी की कल्पना करें जो साझा संस्कृति जैसी आत्मा की जरूरत को नजरअंदाज करती है। सामूहिक भावना की कमी से विश्वास कम हो सकता है, जिससे कुछ कर्मचारी अकेले महसूस कर सकते हैं। अध्याय 4। बस बैठकर पुरानी आदतों के बदलने का इंतजार न करें, कुछ करें। क्या आप कभी सोचते हैं, मुझे यकीन है चीजें जल्द बेहतर हो जाएंगी, मुझे बस इंतजार करना होगा और देखना होगा? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हमारा बैठकर बदलाव का इंतजार करना असामान्य नहीं है, लेकिन चीजें शायद ही कभी इस तरह बदलती हैं। और चूंकि आप चुन सकते हैं, आप अपना दृष्टिकोण सुधारने की सही स्थिति में हैं। अपनी आवाज खोजने के लिए आपको अपना मोटो बदलना होगा, ताकि इंतजार करो और देखो, कार्रवाई करो बन जाए। कल्पना कीजिए कि आप अपनी नौकरी से नफरत करते हैं, क्योंकि आपका बॉस एक पूरा नियंत्रण फ्रीक है और आपके सभी विचारों को खारिज कर देता है। आप छोड़ने के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप अपनी नौकरी खोने का जोखिम नहीं उठा सकते, तो आप सोमवार से शुक्रवार तक बस मुस्कुराकर सहन करने का फैसला करते हैं। लेकिन एक और रास्ता है। आप यह स्वीकार कर सकते हैं कि आप पीड़ित नहीं हैं। आपके पास एक विकल्प है। ज्यादातर समय आप अपनी स्थिति के बारे में कुछ बदलने का चुनाव कर सकते हैं। इसके लिए बस कुछ पहल और जिम्मेदारी की जरूरत होती है। जब आप इस सोच को अपनाते हैं और अपनी आवाज का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि भले ही आपका बॉस औपचारिक रूप से आपका नेता हो, फिर भी आपके पास अपनी नौकरी में वास्तविक बदलाव लाने की शक्ति है। अपनी नौकरी में अगर कुछ वाकई आपके नियंत्रण से बाहर है, तो आप तय कर सकते हैं कि उस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया दें। हाँ, कुछ बाहरी चीजें हैं जिन्हें आप नियंत्रित या प्रभावित नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपका बॉस किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहता है जो आपको पसंद नहीं, पर आप इस निर्णय में दखल नहीं दे सकते। ऐसी स्थितियों में भी आप चुन सकते हैं कि इससे निराश न हो, और अगर कुछ ऐसा है जो आप बदलना चाहते हैं और जो आपकी भूमिका का हिस्सा है, तो उसे करें। अध्याय 5। आपसी विश्वास व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों की कुंजी है। यह बात आपने पहले भी सुनी होगी और सही भी है। सफलता सिर्फ प्रतिभा और जुनून से नहीं आती, बल्कि इससे भी कि आप कैसे इंसान हैं, और आपके व्यक्तित्व का एक बड़ा हिस्सा है दूसरों में विश्वास जगाने की आपकी क्षमता। लेकिन आप कैसे सुनिश्चित करें कि लोग आप पर पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से भरोसा करें? अपने वादे निभाकर, मित्रवत रहकर, और जब जरूरत हो तब माफी मांगकर। निम्नलिखित सरल नियम आपको ये सब करने में मदद करेंगे। जब आप इन्हें नियमित रूप से अपनाएंगे, तो जल्द ही इनका सकारात्मक प्रभाव देखेंगे। सबसे पहले, अपने वादों को हमेशा पूरा करना सुनिश्चित करें। अगर आप पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं कि कर पाएंगे, तो वादा न करें। वादा तोड़ना दूसरों का भरोसा खोने का सबसे तेज तरीका है। धन्यवाद, कृपया कहना और मदद पूछना दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है। पीठ पीछे दूसरों की बुराई न करें, यह विश्वास को नुकसान पहुंचाता है। इसके बजाय गर्मजोशी और दोस्ताना शब्दों का इस्तेमाल करें। यह लंबे समय तक फायदेमंद साबित होगा। माफी मांगने की क्षमता भी बहुत प्रभावशाली होती है। सच्ची माफी से खोया हुआ विश्वास वापस पाया जा सकता है। याद रखें, विश्वास एक तरफा नहीं होता। कभी कभी बस दूसरों पर भरोसा करना ही काफी होता है। विश्वास करना क्रिया दूसरों की आवाज खोजने में मदद करने का सार है। किसी पर भरोसा करके आप उनकी क्षमता और मूल्य को पहचानते हैं। उन्हें विश्वास देने से वे अपनी क्षमता को पहचान पाएंगे। विश्वास की नींव रखना आपके सभी रिश्तों को बेहतर बनाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अच्छी बात यह है कि यह मुश्किल नहीं, बस थोड़ा प्रयास चाहिए। अध्याय 6। संघर्षों में समझौता करना महत्वपूर्ण है। याद करें, जब आखिरी बार आपने किसी से विवाद सुलझाया था, कैसा रहा? क्या आप बस बोलते रहे या पहले दूसरे का नजरिया समझने की कोशिश की? कहना आसान है, पर संघर्ष शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरे को सच में सुनना। हम सोचते हैं कि हम सुनने में अच्छे हैं, क्योंकि हम हर वक्त ऐसा करते हैं, लेकिन आम सुनने और सहानुभूति से सुनने में बड़ा फर्क है। मान लें आप प्रोजेक्ट के लिए लोगो चुन रहे हैं और आपका साथी अपना विचार रख रहा है। सच में सुनने के लिए देखें कि आपका साथी क्या देख रहा है और क्यों। कोशिश करें कि आप अपने साथी के नजरिए से चीजों को समझें। ये याद रखना फायदेमंद है कि झगड़े और गलतफहमियां अक्सर शब्दों के अर्थ में फर्क की वजह से होती हैं।
हम सबका शब्द इस्तेमाल करने का अपना तरीका है और एक ही शब्द अलग अलग लोगों के लिए अलग मायने रख सकता है। इसलिए अपने साथी को बेहतर समझने के लिए जानने की कोशिश करें कि वो किसी खास शब्द से क्या मतलब निकालते हैं। साथी का विचार सुनने के बाद अपना नजरिया बताएं और ऐसा हल ढूंढें जो दोनों को मंजूर हो। दोनों पक्षों के विचार सुनने के बाद अच्छा हल मिल सकता है, क्योंकि शायद आपने एक दूसरे को ठीक से नहीं समझा था। हालांकि कभी कभी समझौता जरूरी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक पक्ष हार जाता है, बल्कि आपसी समझ और खुला दिमाग होना चाहिए, जो एक दूसरे से बात करने और मतभेद समझने का नतीजा है। यह तीसरा विकल्प और भी आकर्षक बनेगा, शायद सभी दृष्टिकोणों से सबसे अच्छा समाधान भी। अध्याय 7। हर संगठन का एक केंद्रीय मूल्य तंत्र हो जिससे कर्मचारी जुड़ सकें। आपकी कंपनी में कैसा है? क्या सभी कर्मचारी संगठन के मूल मूल्य जानते हैं? क्या वे इनसे सहमत हैं? अगर आप नेता हैं और इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते, तो आपकी कंपनी मुश्किल में हो सकती है। अगर आपके कर्मचारी संगठन के मूल मूल्यों से अनजान हैं, तो संभवतः व्यवसाय की नींव ही कमजोर है। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी के सीईओ से उसके संगठन के मूल्यों के बारे में पूछिए। वह कह सकती है कि सहयोग एक प्रमुख सिद्धांत है। शायद कंपनी में ऐसा प्रशिक्षण भी हो जो कर्मचारियों को बेहतर सहयोग सिखाता हो, लेकिन कंपनी के अंदर कर्मचारी वास्तव में अच्छी तरह सहयोग नहीं करते। इस मुद्दे को करीब से देखें तो पाएंगे कि हालांकि कंपनी का मूल सहयोग है, पर टॉप कर्मचारियों को इनाम देने से प्रतिस्पर्धा भी बड़ी है और ये दोनों मूल्य एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। इस तरह का दृष्टिकोण गंभीर गड़बड़ी पैदा करता है और कर्मचारियों को भ्रमित करता है। कुछ कर्मचारी सहयोग चुन सकते हैं क्योंकि यह उन्हें खुश और कुशल बनाता है। कुछ प्रतिस्पर्धा चुन सकते हैं क्योंकि यह उन्हें बेहतर परिणाम और इनाम दिलाता है। तो एक नेता के रूप में आप इससे कैसे निपटेंगे? कर्मचारियों को फीडबैक देकर उन्हें कंपनी के मूल्यों के साथ जोड़ें। कोई भी हमेशा सही रास्ते पर नहीं रहता, इसलिए चिंता न करें। कर्मचारियों को दंड न दें, बल्कि ऐसा फीडबैक दें जो उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाए। उदाहरण के लिए, क्या आप मासिक टीम मीटिंग रख सकते हैं? इससे आपको मौका मिलेगा कर्मचारियों को बताने का कि उस महीने क्या अच्छा था और क्या सुधारा जा सकता है। इससे कर्मचारियों को भी फीडबैक देने का मौका मिलेगा। अध्याय 8। कर्मचारियों को उनके जुनून और प्रतिभा का उपयोग करने के लिए सशक्त बनाएं। संगठनों में कार्यों की योजना और मूल्यांकन कौन करता है? नेता, है ना? अक्सर ऐसा ही होता है। पर अगर नेता बहुत सख्त हों, तो वे कर्मचारियों और कंपनी दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। कई कर्मचारी अपने काम के प्रति उत्साहित नहीं होते, जिससे काम की गुणवत्ता गिरती है। जब कर्मचारियों को पर्याप्त आजादी या जिम्मेदारी नहीं मिलती, तो वे प्रेरणा खो देते हैं। आमतौर पर प्रबंधक सब कुछ तय करता है और कर्मचारियों को बस आदेश मानने होते हैं। लेकिन अगर कर्मचारी नेता के साथ जिम्मेदारी बांटें, तो वे ज्यादा प्रेरित होंगे और अपनी पूरी क्षमता दिखाएंगे। जब नेता थोड़ा नियंत्रण छोड़ता है, तो कर्मचारी सशक्त महसूस करते हैं क्योंकि उन पर भरोसा किया जाता है। एक सफाई कंपनी के बारे में सोचें, जहां कर्मचारी बिना प्रेरणा के रोज एक बड़ी इमारत साफ करते हैं। उन्हें कैसे प्रेरित किया जा सकता है? उन्हें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने और उनका मूल्यांकन करने की आजादी देकर प्रेरित किया जा सकता है। कर्मचारी अलग अलग उत्पादों को आजमा सकते हैं। एक उदाहरण के लिए, विभिन्न वैक्यूम क्लीनर लेकर यह जांचें कि कौन सा सबसे अच्छा काम करता है। नेताओं के पास आमतौर पर सत्ता होती है, इसलिए कम हस्तक्षेप करना गलत लग सकता है, पर सबसे जरूरी है बेहतरीन काम करना और कर्मचारियों को अपनी आवाज खोजने के लिए प्रेरित करना। ऐसा करने पर आप, आपके कर्मचारी और आपकी कंपनी सभी को फायदा होगा। अंतिम सारांश: जीवन में सफल होने के लिए अपनी आवाज खोजें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। व्यापार के नेता ऐसा कर सकते हैं। विश्वास, संवाद और नियंत्रण छोड़कर वे पूरी कंपनी को लाभ पहुंचा सकते हैं। कार्रवाई योग्य सलाह: कुछ अधिकार छोड़ने से डरे नहीं। एक नेता के रूप में अपने कर्मचारियों को कुछ जिम्मेदारी और नियंत्रण सौंपें। जब कर्मचारियों को अधिकार और निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलती है, तो वे व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से विकसित होते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या सबसे उपयोगी लगा। अगली बार तक सफलता के लिए प्रयासरत रहें।
नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुक पीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुक पीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।